तो चलिए बात करते हैं मध्यकालीन भारत के उन लगभग 800 सालों की। और देखिए, ये सिर्फ राजा महाराजाओं और उनकी लड़ाइयों की कहानी बिल्कुल नहीं है। असल में ये एक ऐसे दौर की कहानी है जहां एक तरफ बड़े बड़े साम्राज्य बन रहे थे तो दूसरी तरफ वही साम्राज्य बिखर भी रहे थे। एक अटूट सिलसिला था ये। इस पूरे दौर में सत्ता का चेहरा बदला, कल्चर आपस में घुले मिले और भारत का जो नक्शा हम आज देखते हैं उसकी नींव रखी गई, वो हमेशा के लिए बदल गई। अगर इस पूरे लंबे दौर को सिर्फ 2 शब्दों में समझना हो तो वो है लूट और साम्राज्य। जरा इन 2 तस्वीरों को देखिए। कहानी की शुरुआत होती है तलवार और सोने से, मतलब मकसद सिर्फ एक था, धन दौलत लूटना। लेकिन बहुत जल्द ये इरादा एक बड़ी सोच में, एक एम्बिशन में बदल गया। और वो एम्बिशन क्या था? वो था एक झंडे के नीचे एक मजबूत, एक स्थायी साम्राज्य खड़ा करना। और सच पूछिए तो लूट से लेकर साम्राज्य तक का यही सफर, यही मध्यकालीन भारत की पूरी कहानी का सार है। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? हमलावर शासक कैसे बन गए? इस बड़े बदलाव की शुरुआत हुई तुर्कों के आने से। वो इस उपमहाद्वीप के लिए एक नई बाहरी शक्ति थे और उनके आने से सिर्फ लड़ाइयों का एक लंबा दौर ही शुरू नहीं हुआ, बल्कि एक ऐसे कल्चरल मिक्स की भी शुरुआत हुई जिसका असर हम आज तक महसूस करते हैं। शुरुआती तुर्क हमलावरों में 2 नाम बहुत जरूरी हैं, पर कमाल की बात यह है कि दोनों के इरादे बिल्कुल अलग थे। जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ था महमूद गजनवी, वो एक प्योर रीडर था जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ भारत की दौलत पर थी। उसने, आप सोचिए, 17 बार हमले किए, मंदिरों को निशाना बनाया और सारा खजाना लूटकर वापस चला गया। लेकिन दूसरी तरफ था मोहम्मद गोरी। उसका इरादा सिर्फ लूटना नहीं था, उसका इरादा था यहीं बसना। वो भारत में एक स्थायी मुस्लिम शासन की नींव डालना चाहता था। और 1192 में तराइन की दूसरी लड़ाई जीतकर उसने इस इरादे को हकीकत में बदल भी दिया। और गौरी के उसी जीत के साथ भारत के पॉलिटिकल मैप पर दिल्ली एक नए पावर सेंटर की तरह उभरी। यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की कहानी। ये दिल्ली पर आधारित पहला एक सेंट्रलाइज्ड तुर्क अफगान साम्राज्य था और इसी सल्तनत ने अगले करीब 300 सालों तक भारत की तकदीर लिखी। अब देखिए, दिल्ली सल्तनत कोई एक डायनेस्टी नहीं थी, बल्कि इसमें एक के बाद एक कई वंश आए। गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक और आखिर में लोधी वंश। सत्ता लगातार एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती रही। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि ये दौर कितना अनस्टेबल था। मतलब तख्त के लिए लड़ाइयां तो जैसे आम बात थीं। तो एक सवाल मन में आता है ना, कि इतने बड़े साम्राज्य को सुल्तान आखिर चलाते कैसे थे? इसका एक बड़ा जवाब है इक्ता प्रणाली। ये एक बहुत ही क्लेवर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। इसमें होता ये था कि अधिकारियों को कैश सैलरी की जगह जमीन का एक टुकड़ा यानी इक्ता दे दिया जाता था। फिर वो जमीन से टैक्स वसूलते थे और उसी पैसे से अपनी सेना और अपना खर्चा चलाते थे। लेकिन इसमें एक पेच भी था। यही सिस्टम आगे चलकर कुछ इक्तादारों को इतना ज्यादा पावरफुल बना गया कि वो सुल्तान के लिए ही खतरा बन गए। और फिर आया साल 1526, पानीपत का मैदान। यहाँ एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। मध्य एशिया से आए बाबर ने अपनी नई तकनीक, अपनी तोपों के दम पर इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना को हरा दिया। बस इस एक हार ने 300 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का खेल खत्म कर दिया और भारत में एक नए और कह सकते हैं कि पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली साम्राज्य का दरवाजा खोल दिया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। जैसे जैसे दिल्ली में सल्तनत की पकड़ कमजोर पड़ रही थी, देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कोनों में पावरफुल रीजनल किंगडम्स यानी क्षेत्रीय राज्य अपनी जगह बना रहे थे। भारत एक बार फिर से कई राज्यों की भूमि बनता जा रहा था। इसका सबसे शानदार उदाहरण हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। एक तरफ था महान हिंदू विजयनगर साम्राज्य जो हरिहर और बुक्का ने बसाया था और जो आर्ट और कल्चर का एक बहुत बड़ा सेंटर था, और दूसरी तरफ था मुस्लिम बहमनी सल्तनत। इन दोनों के बीच रायचूर दुआब की जो उपजाऊ जमीन थी, उससे लेकर सदियों तक लड़ाई चली। और ये लड़ाई उस दौर में रीजनल पावर्स की आपसी टक्कर का एक बेहतरीन नमूना है। अच्छा, एक तरफ तो ये सारी पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी, लेकिन समाज के अंदर एक खामोश क्रांति भी हो रही थी। ये दौर था भक्ति और सूफी आंदोलनों का। कबीर, मीराबाई, गुरु नानक जैसे संतों ने मुश्किल रीति रिवाजों को चुनौती दी और कहा कि ईश्वर से सीधे प्रेम का रिश्ता जोड़ो। वहीं दूसरी तरफ सूफी संतों ने धार्मिक कट्टरता के बजाय इंसानियत और प्यार का पैगाम दिया। इन आंदोलनों ने न सिर्फ आम लोगों के दिलों को छुआ, बल्कि अवधी, ब्रज और पंजाबी जैसी भाषाओं के लिटरेचर को भी एक नई पहचान दी। और फिर एंट्री होती है मुगलों की। इन्होंने दिल्ली सल्तनत की गलतियों और उनकी कामयाबियों दोनों से सबक लिया। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो सिर्फ बड़ा और ताकतवर ही नहीं था, बल्कि एडमिनिस्ट्रेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर, हर चीज में बेमिसाल था। कह सकते हैं कि उन्होंने इंपीरियल मॉडल को ही परफेक्ट कर दिया।
मुगलों की कामयाबी का एक बहुत बड़ा सीक्रेट था उनका शानदार एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ये बिल्कुल एक पिरामिड की तरह था, जैसा कि हम देख सकते हैं। सबसे ऊपर बादशाह, फिर उसके नीचे सूबेदार जो अलग अलग सूबों यानी प्रांतों को संभालते थे, और फिर सबसे निचले लेवल पर स्थानीय अधिकारी। इस मजबूत और सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर ने ही मुगल साम्राज्य को इतनी स्टेबिलिटी और ताकत दी। मुगल सल्तनत की कहानी असल में उसके महान बादशाहों की ही कहानी है। देखिए, बाबर ने तोप खाने के इस्तेमाल से इसकी नींव रखी। फिर अकबर ने सुलह कुल मतलब सभी धर्मों के साथ मेल जोल की नीति अपनाकर साम्राज्य को एक किया और उसे मजबूती दी। शाहजहां के दौर में आर्किटेक्चर अपने चरम पर पहुंचा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण ताजमहल है। और फिर आया औरंगजेब, जिसके समय में साम्राज्य सबसे ज्यादा फैला। लेकिन देखिए विडंबना, यहीं से इसी के दौर से साम्राज्य के पतन की शुरुआत भी हो गई। अब देखिए, औरंगजेब की नीतियां और दक्कन में सालों साल चले युद्ध, इन सब ने मुगल साम्राज्य को अंदर से खोखला करना शुरू कर दिया था। और ठीक इसी समय दक्कन के पठार से एक नई शक्ति तेजी से उभर रही थी। ये थे मराठा, और ये मुगलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। और इस नई चुनौती का चेहरा थे छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट थे। उन्होंने लड़ाई का एक बिल्कुल नया तरीका अपनाया, जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर या छापामार युद्ध कहते हैं। उनकी छोटी और फुर्तीली सेना अचानक हमला करती, और इससे पहले कि मुगलों की भारी भरकम सेना कुछ समझ पाती, वो पहाड़ों में गायब हो जाती। इस नई टैक्टिक ने विशाल मुगल सेना को सच में परेशान करके रख दिया था। तो सवाल ये है कि मराठा इतने कामयाब हुए कैसे? इसके पीछे कई कारण थे। एक तो उनकी छापामार युद्ध नीति, जो वहां के इलाके के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। दूसरा, सह्याद्री के ऊबड़ खाबड़ पहाड़, जिसने उन्हें एक तरह की नेचुरल प्रोटेक्शन दी। तीसरा, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे अष्टप्रधान कहते थे, मतलब 8 मंत्रियों की एक बहुत ही एफिशिएंट काउंसिल। और चौथा, उनका टैक्स सिस्टम। वो पड़ोसी इलाकों से चौथ और सरदेशमुखी नाम के टैक्स वसूलते थे, जिससे उनकी सेना का पूरा खर्चा आराम से चलता था। तो गजनवी के हमलों से कहानी शुरू हुई थी और मराठा साम्राज्य के उदय तक पहुंची। ये जो पूरी टाइमलाइन है, ये उन 800 सालों का पूरा चक्र हमारे सामने रख देती है। ये हमें एक बात साफ साफ याद दिलाती है कि इतिहास में कैसे एक शक्ति जब गिरती है तो वो दूसरी शक्ति के उठने की वजह बन जाती है। ये साम्राज्य बनाने और संघर्ष की एक कभी न खत्म होने वाली कहानी। और ये पूरा सफर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इतिहास एक सीधी रेखा में हमेशा आगे ही बढ़ता है, एक प्रोग्रेस है, या फिर ये एक साइकिल है, एक चक्र, जिसमें पहले एक मजबूत केंद्र बनता है, फिर वो टूटकर छोटे छोटे हिस्सों में बिखर जाता है, और फिर कोई नई ताकत आकर उसे फिर से एक कर देती है? जरा सोचिए।